बिहार में सीवापुर के एक गांव में रहने वाली सिया की शादी होने वाली थी। सिया की उम्र 19 वर्ष थी। सिया के जन्म के समय ही उनके माता पिता चल बसे थे। सिया को उनके चाचा और चाची ने पाला था। चाचा जी उसको बहुत स्नेह देते थे, लेकिन उसकी चाची और उसके बच्चे सिया को नापसंद करते थे, इसलिए सिया की शादी इतनी जल्दी करवा रहे थे। लेकिन शादी वाले दिन ही लड़का शादी करने नहीं आया। शादी की पूरी तैयारियां हो गई थी। बारात ना आने के कारण सिया के चाचा ने पता लगवाया तो पता चला कि लड़के ने शहर में ही दूसरी शादी कर ली है और वो गांव आने से मना कर चुका है। ये सब जब सिया की चाची को पता चला तो उन्होंने सिया को घर से निकाल दिया और बोली कि इस मनहूस का साया अब मेरे बच्चों की जिंदगी में भी पड़े, उससे पहले इसे यहाँ से निकाल दो। सिया के चाचा भी बेबस थे और सिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। सिया देखने में बिल्कुल परी जैसी थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होंठ थे। सिया खुद भी बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो कहाँ जाए और क्या करेगी। वो बार बार अपनी चाची के पैरों में गिरकर वहाँ रहने की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी चाची ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सिया वहीं भूखी प्यासी बैठी रही। तभी वहाँ से स्कूल के मास्टर जी गुजर रहे थे, जो कि पास वाले शहर में रोज स्कूल में पढ़ाने आते थे। वो सिया को वहाँ बैठे देख उन्होंने पूछा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो और ये क्या शादी का जोड़ा भी पहन रखा है। सिया दुखी होकर सारी बातें बताने लगी और रोने लगी। मास्टर जी उसकी बात सुनकर बड़े भावुक हो गए और मास्टर जी सिया को बहुत मानते भी थे, क्योंकि सिया उनके स्कूल की बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। लेकिन उसने 9वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि उसकी चाची उससे घर के काम करवाती थी। फिर मास्टर जी बोले, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर, वहाँ पर तुम्हें अच्छा लगेगा। सिया, नहीं मास्टर जी, मैं बहुत मनहूस हूँ। पैदा होते ही माँ बाप का साया हट गया और फिर चाची को भी मेरी वजह से बहुत दुख हुआ। मास्टर जी सिया के सर पे हाथ रखकर बोले, चलो मेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिर सिया मना नहीं कर पाई और मास्टर जी के साथ चली गई। वहाँ जाने के बाद मास्टर जी की पत्नी सुनीता ने सिया का स्वागत किया। मास्टर जी ने सुनीता को सब बताया और सिया का ख्याल रखने को कहा। सुनीता भी सिया को देखकर बहुत खुश हुई थी और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रही थी। कुछ समय बाद मास्टर जी का पूरा परिवार रात के खाने के लिए एक साथ मिला। तभी सुनीता ने सिया को पूरे परिवार से मिलवाया। मास्टर जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे का नाम सुमेध और बीच वाले बेटे का नाम रणवीर और उसकी पत्नी संजना और छोटे बेटे का नाम विजय और उसकी पत्नी सोनम और बेटी का नाम रिद्धि था। और घर में मास्टर जी की माँ भी थी और पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। सबने सिया का स्वागत अच्छे से किया, लेकिन संजना और सोनम को सिया को देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सिया उनसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सिया की खूबसूरती उन्होंने की आंखों में चुभने लगी थी। सबने खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन सुमेध को खाने के बाद बाहर टहलने की आदत थी, इसलिए वो बाहर टहलने निकल गया। तभी सुनीता सिया के पास आई और बोली, मेरे दोनों बेटे की शादी हो गई है, लेकिन मुझे अपने बड़े बेटे की चिंता लगी रहती है। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन जब उस लड़की ने इसे शादी करने को कहा तो ये अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहता था और उस लड़की की शादी हो गई। अभी शादी भी नहीं करना चाहता है। पढ़ाई से डॉक्टर तो बन गया, लेकिन इसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई है। अकेले कैसे रह पाएगा ये पूरी ज़िंदगी, यही सोचती हूँ।
ये कहते हुए सुनीता वहाँ से चली गई और सिया भी फिर मेहमान वाले कमरे में चली गई। देखते देखते महीने बीत गए। अब सबको सिया की आदत हो गई थी। सिया ने घर में सबकी मदद करनी शुरू कर दी थी। हर इंसान की ज़रूरत सिया बन गई थी उस घर में। खासकर सुनीता को तो बहुत आराम मिल गया था सिया के वहाँ रहने से, और सिया सुमेध की सारी ज़रूरतों का ध्यान उसके बिना बोले ही रखने लगी थी। घर में सबको पता भी नहीं चला कि कब सिया उन लोगों की इतनी ज़रूरी बन गई। रिद्धि की तो बहुत अच्छी मित्र भी बन गई थी। तभी महिला मोर्चा से कुछ लोग आए और मास्टर जी से बोले, हमें पता चला है कि एक लड़की आपके घर पर रह रही है और आपने उसे अडॉप्ट भी नहीं किया है, इसलिए उसे हमारे साथ आने की इजाज़त दे दीजिए। मास्टर जी और उनके परिवार के बार बार मना करने के बावजूद वो लोग नहीं मान रही थी। फिर सुनीता ने सुमेध से कहा, ये अकेली बच्ची को और न जाने कितनी दुख झेलनी है। मैं नहीं चाहती कि अभी कहीं और जाए, इसलिए तुम इससे शादी करके अपना नाम दो। सुमेध, माँ क्या बोल रही हैं आप? आपको पता है वो मुझसे उम्र में कितनी छोटी है और मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता। लेकिन सुनीता ने फिर सुमेध को अपनी कसम दी और वहीं उसी समय सबके सामने सुमेध ने सिया के मांग में सिंदूर डाला और सिया को अपना बनाया। ये देखकर सिया को अपने साथ ले जाने वाले लोग वापस चले गए और पूरा परिवार सुमेध की शादी से खुश था। लेकिन संजना और सोनम बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उन महिला मोर्चा वाले लोगों को उन दोनों ने ही बुलाया था, क्योंकि वो सिया को अपने घर से भगाना चाहती थी। सारे लोग घर के अंदर आए और सुमेध के छोटे भाई रणवीर और विजय और बहन रिद्धि सब शादी की खुशी में एक फंक्शन रखने का बोल रहे थे। तभी सुमेध ने मना कर दिया और बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि सिया की उम्र 19 वर्ष है और मेरी 40 वर्ष, तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा मजाक बनाया जाए। सारे लोग बोलेंगे कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर होकर ये क्या किया मैंने। सारे लोग सुमेध की बात सुनकर चुप हो गए। फिर सुमेध वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। बाद में रिद्धि और सुनीता ने सिया को भी सुमेध के कमरे में भेज दिया। वैसे तो सिया सुमेध के कमरे में पहले भी जा चुकी थी, लेकिन अब उसे उस कमरे में बहुत अलग लग रहा था। वह चुपचाप खड़ी सिया की आहट सुनकर सुमेध बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सहमी हुई सिया लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, जी वो रिद्धि और माँ ने मुझे यहाँ। सुमेध पिछले 1 महीने में आज तक सिया का चेहरा नहीं देखा था। वो जब भी सिया से कुछ बोलता था तो बिना उसे देखे, और उस दिन भी यही हुआ। सुमेध सिया को बिना देखे ही बोला, ये माँ भी ना। सिया, मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए किया हूँ और मेरे तरफ से तुम आज़ाद हो। और हाँ, तुम्हें यहाँ रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर परिवार वाले यहाँ मेरे कमरे में रहने बोल रहे हैं तो तुम एक काम करो, वहाँ सोफे पर सो जाया करना, लेकिन मेरी कोई भी चीज़ों को हाथ मत लगाना, समझी? सिया, जी। फिर सिया वहीं एक तकिया और एक चादर लेकर सोफे पर सो गई। बाहर खड़ी रिद्धि और सुनीता इंतजार कर रही थी, लेकिन जब बहुत समय हो गया तो वो दोनों खुश हो गई कि सुमेध ने सिया को रूम के अंदर रख लिया। अगले दिन सुबह, सुमेध, माँ मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, नाश्ता बन गया है तो जल्दी से दे दो। सुनीता, हाँ बेटा बस लाती हूँ। विजय, माँ ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन मेरे जूते नहीं मिल रहे हैं। सुनीता, हाँ बेटे आई। रिद्धि, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, प्लीज़ मेरी लाल रंग वाली चुन्नी ढूंढ दो। सुनीता, हाँ बेटा अभी आई। ये सब देखकर सुमेध वहाँ से जाने लगा और बोला, माँ आप सबको देखो, मैं बाहर नाश्ता कर लूँगा। तभी पीछे से भागती हुई सिया आई और सुमेध का पीछे से हाथ पकड़ते हुए बोली, लीजिए आपका नाश्ता तैयार है, बैठ जाइए।
सुमेध ने अपनी नज़र थोड़ा नीचे की और उसने देखा कि एक खूबसूरत सा हाथ जिसमें लाल रंग की कांच की चूड़ी है और वो उसके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर सुमेध वहाँ चुपचाप बैठ गया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद सुमेध फिर उठकर जाने लगा। तभी सुनीता ने पीछे से आवाज़ दी, बेटा सुनो, तुम अपने साथ सिया को भी ले जाओ। सुमेध, सिया को क्यों? सुनीता, सिया के पास सारे पुराने कपड़े हैं, तुम उसे कुछ अच्छे कपड़े दिला दो और कुछ सजने संवरने की चीज़ें, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है ना, तो पुराने कपड़े अच्छे नहीं लगते। आज तो संजना ने अपने कपड़े दिए हैं उसको पहनने को, लेकिन रोज किसी और के कपड़े अच्छा लगता है ना। सुमेध, लेकिन माँ मैं हॉस्पिटल। सुनीता फिर वहाँ से चली गई और सिया को सुमेध के साथ जाने के लिए भेज दिया। सिया फिर बाहर सुमेध की गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई। सुमेध को माँ पे बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ में सिया पर भी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सिया को अपने साथ ले गया। लेकिन सुमेध ने सिया को पीछे बैठने को कहा। हॉस्पिटल पहुँचते ही सुमेध बोला, तुम कुछ समय गाड़ी में ही रहना, मैं थोड़ा काम है वो करके आता हूँ। सिया, जी। सुमेध कुछ समय बाद अपना काम खत्म करके बाहर गाड़ी के पास आया तो उसकी नज़र सिया पे गई, जो खिड़की पे अपना सर टिकाकर सो रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें और पंखुड़ी से होंठ और गुलाबी चेहरा और उसके लाल रंग की वो साड़ी उस पे बहुत अच्छी लग रही थी। सुमेध तो बस उसे देखता रह गया। बहुत समय तक सुमेध उसे देखता रहा। फिर एक मांगने वाला आया और सुमेध से कुछ खाने को मांगने लगा। तभी सिया की नींद खुल गई और वो भी सुमेध को देखने लगी। सुमेध ने अपने पॉकेट से कुछ पैसे उस आदमी को दिए। वैसे सुमेध भी कुछ कम नहीं दिखता था। उसे देखकर कोई भी उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। उसका गोरा रंग, 6.1 इंच की लंबाई कोई हीरो से कम नहीं दिखता था। फिर सुमेध गाड़ी में बैठ गया और सिया को शॉपिंग मॉल लेकर गया। सुमेध, चलो उतरो, मॉल आ गया। सिया, हमें नहीं जाना है और हमें कुछ खरीदना भी नहीं है। सुमेध ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और सिया से बोला, फिर आई क्यों हो? माँ को बोल नहीं सकती थी कि नहीं जाना है? सिया ने धीरे से फुसफुसाते ही कहा, हाँ तो हम कौन सा अपनी खुशी से आपके साथ आए हैं। सुमेध ने सिया की कही बात सुन लिया। फिर भी उसने बोला, क्या बोला तुमने? जरा फिर से बोलना। सिया, कुछ नहीं बोले हम। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर आ गई और बोलनी चाहिए। सुमेध उस समय भी सिया की ठीक सामने ही खड़ा था, इसलिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई और दोनों एक दूसरे को देखने लगी। फिर सुमेध ने अपनी नजरें हटाई और आगे चला गया। सिया वहीं खड़ी ये सोचने लगी कि सुमेध ने आज पहली बार उसे देखा। तभी सुमेध ने गुस्से से आवाज़ लगाई, अब चलोगी या उठाकर ले जाना होगा? सिया सुमेध की आवाज़ सुनकर दौड़कर सुमेध के पास गई। फिर दोनों मॉल के अंदर गए और सुमेध ने सिया को कपड़े और बाकी का सामान दिलाया और फिर दोनों घर की तरफ ही आ रहे थे। तभी बीच में एक चाट वाला ठेला दिखा और सिया को रहा नहीं गया और उसने जोर से चिल्लाया, चाट। ये सुनकर सुमेध ने गाड़ी रोकी और पीछे जाकर बोला, क्या सिया? नरम आवाज़ में बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर सुमेध गाड़ी से उतर गया और सिया को बोला, चलो उतरो नीचे। सिया सहमी हुई बाहर आई और बोली, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, क्योंकि मेरे चाचा जी हमेशा स्कूल से जाते टाइम चाची जी से छिपाकर चाट खाने के लिए पैसे दिया करते थे। ये बोलते बोलते सिया की आंखों में आंसू आ गए और सिया अपने आंसू छिपाते हुए बोली, हमें चलना चाहिए, घर पे माँ इंतजार कर रही होंगी। सुमेध बस उसे देखे जा रहा था। फिर सुमेध बिना कुछ बोले ही चाट वाले के पास गया और वहाँ से एक प्लेट चाट लेकर आया और सिया के हाथों में देते हुए बोला,
अगर आगे भी तुम्हें किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कह देना, मैं ले आया करूँगा। उस वक्त सिया को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने सुमेध की आवाज़ में अपनापन महसूस किया। फिर सब भूलकर सिया अपनी चाट का आनंद लेने लगी। उसी बीच सिया ने एक बार सुमेध से भी पूछा, अपने आपने अपने लिए नहीं लिया, क्या आप खाएंगे मेरे साथ? सुमेध, नहीं, मुझे पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। फिर सिया ने खुशी खुशी अपना चाट खत्म किया और सुमेध बस उसे ऐसे बच्चों की तरह खाता हुआ देख मुस्कुरा रहा था। फिर सिया अपनी जगह पर आकर बैठ गई और सुमेध भी अपनी जगह पर बैठ गया। फिर दोनों घर गए और सिया ने सारा सामान सुनीता और निरिद्धि को दिखाया। वहीं खड़ी खड़ी संजना और सोनम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। संजना ने गुस्से में सोनम की तरफ देखकर बोला, देखो, आज एक नौकरानी यहाँ की मालकिन बन गई है और हमारी जेठानी भी। सोनम, कुछ तो करना पड़ेगा वरना घर में सब उसी की गुणगान करते रहेंगे। संजना, हाँ, वो भी जल्दी। फिर सुनीता ने सिया को अपना सारा सामान लेकर अंदर अपने कमरे में जाने को कहा। तभी सिया अपना सामान लेकर सुमेध के कमरे में गई। ये देखकर सुमेध सिया के ठीक सामने खड़ा हो गया और सिया की लंबाई छोटी होने के कारण सिया अपनी नीची नज़रों से ऊपर सुमेध को देखने लगी। तभी सुमेध ने कहा, क्या है ये सब? मैंने कहा था ना कि इस कमरे में मैंने तुम्हें सिर्फ सोफे पर सोने की इजाज़त दी है, ना कि इस कमरे में तुम्हें हिस्सा दिया है जो तुम अपना सारा सामान लेकर मेरे कमरे में आ गई। सिया भी इस बार चुप नहीं रही और बोली, तो हम कहाँ जाएं? माँ ने कहा हम आपके कमरे में जाएं और आप बोल रहे हैं यहाँ से जाओ, फिर हम कहाँ जाएं? आप ही बताइए। और हमारी आपसे शादी हुई है तो उस हिसाब से हम आपकी पत्नी हुए ना। सुमेध फिर वहाँ से हटकर दूर हुआ और अपनी नज़रें हटाते हुए बोला, जहाँ तुम्हारा मन वहाँ जाओ, बस यहाँ मेरे कमरे में आओ। और मेरे वैसे भी मैंने कोई खुशी से तुमसे शादी नहीं की है, ज़बरदस्ती माँ ने करवाया है और कानूनी तौर पर तो हम पति और पत्नी हैं भी नहीं। ये सुनकर सिया को बहुत दुख हुआ और सिया अपना सामान सोफे पर रखते हुए बोली, ठीक है, लेकिन ये सोफे पर रहने की इजाज़त तो आपने दी है ना, तो मैं अपना सामान यहाँ इस सोफे पर रख रही हूँ। ये बोलकर सिया वहाँ से बाहर चली गई। सिया के दिमाग से सुमेध की कही बात बाहर नहीं निकल रही थी। सिया को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि सुमेध की बातों का आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर देखते ही देखते शाम हो गई। सब लोग अपने काम से घर आ चुके थे और अब रात के खाने की तैयारी चल रही थी। तभी सिया सुनीता के पास गई और बोली, लाइए माँ, हम आपकी मदद करते हैं। सुनीता मुस्कुराई और सिया से बोली, हाँ आओ, तुमने अपने सामान अच्छे से रख लिए ना? सिया ने मन ही मन सोचा, कैसे रखूं? ये सुमेध जी ने तो हमें कमरे से ही निकलने की बात करते रहते हैं। अब ये बातें माँ को बताऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सिया को ऐसे चुप देखकर सुनीता ने फिर से पूछा, सिया क्या हुआ? कुछ बात है तो मुझे बताओ। सिया, नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ और सामान भी मैंने रख दिया है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाने लगी। कुछ समय बाद सब खाने के लिए नीचे आए और खाने की टेबल पर बैठे। सिया और सुनीता और रिद्धि सबको खाना परोसने लगी। तभी सोनम और संजना आई और सबको देखते हुए बोली, माँ और रिद्धि, आप दोनों खाने के लिए बैठ जाइए, खाना हम तीनों बहुएं परोस देंगे। सुनीता मुस्कुराई और बोली, ठीक है। फिर सबको तीनों ने खाना दिया और सबने खाना शुरू किया। जैसे ही सबने खीर खाई तो सबसे पहले सुमेध का सबसे छोटा भाई विजय बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या खीर बनाया है तुमने? तभी पीछे से सुमेध का मझला भाई रणबीर बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा,
तभी सुनीता मुस्कुराई और बोली, खीर मैंने नहीं, सिया ने बनाया है। वैसे तो सिया खाना पहले भी बना चुकी है, लेकिन शादी के बाद इसने पहली बार बनाया है, तो मैंने इसलिए इसे खीर बनाने को कहा था। तभी रिद्धि मजाक करते हुए बोली, फिर तो अब सबको तोहफा देना होगा। तभी सुमेध के दोनों भाई बोले, हाँ बिल्कुल मिलेगा, नेक है तो मिलेगा ही। सबसे पहले मास्टर जी खाना खाने के बाद उठे और सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा कुछ ला नहीं पाया मैं, माफ़ करना। सिया उनको रोकते हुए बोली, पिताजी आपने अपना हाथ दिया मेरे सर पे, और कुछ नहीं चाहिए हमें। फिर सिया की बातों पर मास्टर जी मुस्कुराए और सुनीता की तरफ देखे, तो फिर सुनीता वह उठकर मास्टर जी के पास खड़ी हुई और सिया के हाथों में सोने के कंगन देते हुए बोली, ये मैंने अपनी बड़ी बहू के लिए बनवाया था। उसके बाद रणवीर बोला, माँ हटिए, अब हम लाइन में लगे हैं। सुनीता, लेकिन तुम सब तो सुमेध से छोटे हो, और रिद्धि तुम भी लाइन में खड़ी हो। रणवीर, वो सब कुछ नहीं होता, हम सिया से तो उम्र में बहुत बड़े हैं और सिया रिद्धि से भी छोटी है, तो उसे तोहफा तो मिलना ही चाहिए। चलिए हटिए जल्दी। तभी सुनीता और मास्टर जी दोनों मुस्कुराते हुए साइड हो गए। फिर रणवीर ने संजना को बुलाया और बोला, संजू अपनी ये रिंग उतार कर दो। संजना अपनी रिंग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन रणवीर के बोलने पर संजना को अपनी रिंग उतार कर देनी पड़ी। उसके बाद विजय ने वह सोनम की चैन सिया को दिलवा दी। फिर रिद्धि की बारी आई तो उसने एक नई हाथों में पहनी वाली घड़ी गिफ्ट की और बोली, भाभी ये मैं वैसे भी आपको देने के लिए ही लाई थी। उसके बाद सब जाने लगे तो रिद्धि ने सबको रोकते हुए बोला, एक मिनट रुक जाइए, सुमेध भैया भी तो देंगे ना। सब रुक गए और सुमेध की तरफ देखने लगे। तभी सुमेध ने देखा सबकी नजरें उनका इंतजार कर रही हैं। फिर सुमेध बोला, मैं कुछ लेकर नहीं आया और मेरे पास कुछ नहीं है, और ये फालतू चीज़ों से मुझे मत बोला करो आप सब। ये बोलकर सुमेध वहाँ से चला गया और संजना ये देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी रणवीर की नज़र संजना पर गई और वो उसके पास जाकर धीरे से बोला, जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी। उसके बाद सब लोग वहाँ से चले गए और संजना भी वहाँ से गुस्से में चली गई। फिर वहाँ पर सुनीता और सिया बच गए। सुनीता सिया के पास आई और बोली, तुम सुमेध की बातों का बुरा मत मानना बेटा, वो तो बस कुछ लाया नहीं इसलिए। तभी सिया बोली, नहीं माँ, हमें बुरा नहीं लगा, वैसे भी सुमेध जी हमसे शादी नहीं करना चाहते थे। ये बोलने के बाद सिया वहाँ से चली गई और फिर सुनीता भी अपने कमरे में चली गई। सिया के कमरे में गई तो उसने देखा कि सुमेध की किताबें नीचे ज़मीन पर गिरी हुई हैं। फिर सिया सारी किताबों को जल्दी जल्दी उठाकर ऊपर टेबल पर रखने लगी। तभी कमरे में सुमेध आया और सिया पे ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किताबों को हाथ लगाने का, पागल हो क्या, या फिर मेरी कही बात समझ नहीं आई थी तुम्हें? कितनी बार बोलो कि कमरे में किसी चीज़ को हाथ मत लगाना सिया, वो मैं तो बस। लेकिन सुमेध सिया की एक बात नहीं सुन रहा था और उसे डांटे जा रहा था। लेकिन सुमेध सिया की उसके बाद सुमेध ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया, जाओ तुम अब बालकनी में सो जाओ जाकर। ये सुनकर सिया अपनी चादर और तकिया उठाने लगी। तभी सुमेध उसके सामने आया और उसके हाथों से दोनों चीज़ें लेते हुए बोला, इन दोनों के बिना ही जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, या फिर इस कमरे के बाहर जाओ। सिया, लेकिन बालकनी में ठंड लगेगी। सुमेध, तो इस कमरे से चली जाओ ना। सिया भी थोड़ी जिद्दी थी और कमरे से जाने के बाद सुनीता को दुख लगेगा ये सोचकर सिया बालकनी में चली गई। अगले दिन सुबह हुई। सुमेध और उसके परिवार वाले हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे खाने की टेबल पर आ चुके थे। सब लोग सिया को ढूंढ रहे थे
क्योंकि सिया के बगैर बहुत लोगों को अपनी चीज़ें समय पर नहीं मिल रही थी। तभी सिया चीखते हुए नीचे आई। उसको देखकर सुनीता उसके पास गई और उसको छू कर देखी तो पता चला कि उसको सर्दी और बुखार है। तभी सुनीता ने सिया को खाने की टेबल पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब कैसे हो गई? खैर सुमेध, तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और तुम्हारे हॉस्पिटल में ये बुखार के डॉक्टर के पास दिखवा देना। पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई बच्ची की। सिया, माँ मैं ठीक हो जाऊंगी। सुनीता, चुप रहो तुम अब। तभी दीदी बोली, भैया वो रात में मैंने आपकी एक किताब ली थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। तभी आपकी किताबें नीचे गिर गई थी। मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी में उसको उठा नहीं पाई। ये बात सुनते ही सिया सुमेध की तरफ देखने लगी और सुमेध अपना सिर नीचे करते हुए बोला, कोई बात नहीं। उसके बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए और सिया और सुमेध भी एक साथ घर से निकल गए। तभी सोनम बोली, भाभी ये दोनों के बीच प्यार तो नहीं होने लगा? तभी संजना मुस्कुराई और बोली, कभी ऐसा नहीं होगा। सुमेध इतना पढ़ा लिखा एक सर्जन है और ये गंवार। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्यार कभी नहीं हो सकता और हमें अब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम देखना ये दोनों अपने आप ही अलग हो जाएंगे। वहाँ सुमेध और सिया चुपचाप गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और इस बार सिया सुमेध के साथ आगे बैठी थी और सुमेध ने मना भी नहीं किया था, लेकिन सिया बार बार छींके जा रही थी। सुमेध, सिया क्या तुम चाय पियोगी? सिया, नहीं। सुमेध, तुम्हारी छींक रुक जाएगी थोड़े समय के लिए। सिया को सुमेध का बार बार बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सिया ने गुस्से में कहा, गाड़ी रोकिए। सुमेध, क्यों? सिया, क्योंकि मैंने कहा है रोकिए, नहीं तो मैं खुद खुशी कर लूँगी गाड़ी से कूदकर। ये सुनकर सुमेध ने गाड़ी रोक दी। फिर सिया नीचे उतर गई और पैदल जाने लगी। तभी गाड़ी साइड में खड़ी करके सुमेध उसके पीछे आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, सिया ये क्या पागलपन है? ये सुनकर सिया को और गुस्सा आ गया और सिया बोली, आपने जो कल रात मेरे साथ किया वो क्या था? क्या वो पागलपन नहीं था? ठंड में हमें आपने बाहर सोने को कहा, वो भी क्यों? क्योंकि मैंने आपकी मदद की, आपकी किताबें ऊपर रखी। सुमेध उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बोली, आपने हमें अनपढ़ कहा, आप सर्जन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सबका मजाक बनाने का लाइसेंस मिल गया। और हमने भी 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, समझिए आप। सुमेध सिया की हंसी उड़ाते हुए कहा, ओह हाँ हाँ बिल्कुल समझ गया, तुमने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, वाह क्या बात है। सिया गुस्से में थी और बोली, हाँ बिल्कुल, और आपको लगता है कि आपको अनपढ़ बीवी मिली है, लेकिन मुझे कौन से आप कोई हीरो मिल गए हैं, आप भी तो बूढ़े हैं। सुमेध, क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा? सिया, हाँ कहा, क्या करेंगे आप? तभी वहाँ से जाता हुआ एक लड़का बोला, इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए, कहीं भी बीवियाँ शुरू हो जाती हैं। सुमेध, हाँ सही बोला भाई, तुम बिल्कुल भी शादी मत करना, क्योंकि बीवियाँ ऐसी ही खतरनाक होती हैं। फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी सिया की तरफ से एक कार जा रही थी और सुमेध ने सिया को बचाने के लिए उसे अपनी ओर खींचा। सिया की आंखें बंद हो गई थी। सुमेध गाड़ी वाले को पीछे से चिल्लाकर बोला, पागल है क्या, देख कर नहीं चला सकता? फिर उसकी नज़र सिया पर गई, जो डर से अपनी आंखें बंद करके सुमेध के शर्ट को जोर से पकड़ रखी थी। सुमेध उसे बड़े प्यार से देखने लगा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उस उतरने में सिया ने अपनी आंखें खोली और बोली, हाय मैं बच गई। फिर उसने देखा कि वो सुमेध की बाहों में है। ये देखकर सिया सुमेध से दूर खड़ी हो गई और दोनों ने अपनी नजरें एक दूसरे की तरफ से हटा लिया। फिर सुमेध ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे कार में बिठाने के लिए ले जाने लगा और सिया बस सुमेध को देखे जा रही थी। फिर सुमेध ने सिया को अपनी सीट पे बिठाया और खुद गाड़ी में बैठकर
हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाते ही सुमेध ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, चलो बाहर आओ जल्दी से। सिया, नहीं हम नहीं आएंगे और हमें इलाज भी नहीं करवाना है। सुमेध, ठीक है तो माँ को बता दो, मैं फ़ोन लगा देता हूँ। कहने के बाद सुमेध अपना फ़ोन निकालने लगा। तभी सिया ने रोकते हुए कहा, रुकिए, हम चल रहे हैं, माँ को फ़ोन मत लगाइए। सुमेध उसके बाद सुमेध ने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और चुपचाप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। साथ साथ सिया भी उसके पीछे गुस्से में सुमेध को देखते हुए उसके पीछे पीछे गई। अंदर जाते वक्त सुमेध ने सिया से कहा, चाहे कुछ भी तुम यहाँ किसी को मत बताना कि हमारी शादी हो गई है। तुम मेरी पत्नी हो। सिया, हाँ जानते हैं कि आप हमें अपनी पत्नी नहीं मानते और गंवार भी मानते हैं। हमें अपनी पत्नी बताते हुए आपको शर्म आती होगी, हम समझ सकते हैं। उतने में वहाँ एक जूनियर डॉक्टर आई और सुमेध को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो सिया को देखने लगी। उसको ऐसा देखता हुआ देखकर सुमेध खुद बोल पड़ा, ये हमारी मेहमान है और इसकी तबीयत खराब हो गई तो जाओ इसको प्रियंका मैम के पास लेकर जाओ और इसको बुखार लगी है तो उसको देख लेना। उसके बाद सुमेध वहाँ से चला गया। फिर वो डॉक्टर बोली, मेरे नाम नमिता है और मैं अभी यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ। सिया मुस्कुराई और बोली, जी मेरा नाम सिया है और मैं। उसके बाद सिया हकलाते हुए बोली, मैं वो बस। उतने में नमिता ने कहा, सिया वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर मेरी नज़रें तो हट ही नहीं रही। आपने सिंदूर और मंगलसूत्र पहना हुआ है, मतलब आपकी शादी हो चुकी है। सिया उदास हो गई थी, उसके मन में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। फिर सिया ने नमिता की तरफ देखा और बोली, जी हमारी शादी हो गई है नमिता। फिर तो आपके पति की नज़र ही नहीं हटती होगी आपसे, कितना प्यार करते होंगे वो आपसे। ये सुनकर सिया दूर खड़ी सुमेध की तरफ देखकर बोली, हर चीज़ जितनी अच्छी लगती है उतनी अच्छी होती नहीं है और सुंदर आप भी हो। आप पढ़ी लिखी, खुद के पैरों पर खड़ी एक आत्मनिर्भर लड़की हो और ये भी बहुत खूबसूरत बात है। लेकिन और आगे जाने के लिए आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना आपको डांट पड़ सकती है, क्योंकि आप बहुत समय से हमसे बातें किए जा रही हैं नमिता। हाँ हाँ, सही कहा आपने, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ, हमेशा बात करने लग जाती हूँ। चलिए प्रियंका मैम के पास लेकर चलती हूँ आपको। सिया, जी। रास्ते में जाते वक्त भी नमिता कुछ न कुछ बोलते जा रही थी। उसी बीच उसने कहा, पता है क्या आपको, पूरे हॉस्पिटल में सुमेध सर की सबसे फेवरेट प्रियंका मैम ही हैं, सर की बेस्ट फ्रेंड। सब तो बोलते हैं कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की है। ये सुनते ही सिया के पैर रुक गए और फिर सिया कहीं खो सी गई। फिर नमिता ने सिया को कहा, क्या हुआ, चलो ना। सिया फिर नमिता के पीछे पीछे प्रियंका के कैबिन तक पहुंच गई। वहां जाने के बाद नमिता ने कहा, लो हम पहुंच गए। बहुत खड़ूस है प्रियंका मैम, जो भी मैंने बोला उनके सामने भूल कर भी नहीं बोलिएगा। फिर दोनों अंदर गई। वहाँ सिया ने देखा कि एक बहुत ही स्मार्ट सी लड़की बैठी है, जिसकी उम्र सुमेध के ही लगभग होगी। वो देखते ही समझ गई थी वो प्रियंका ही है। फिर नमिता ने कहा, प्रियंका मैम ये सुमेध सर के साथ आई हैं और सर ने कहा है कि इनकी तबीयत खराब है तो इन्हें आप देख लो। प्रियंका ने पूछा, सुमेध की कौन है आप? नमिता, ये उनकी मेहमान है, कितनी खूबसूरत है ना प्रियंका। नमिता, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर नमिता चुप होकर वहाँ से चली गई। फिर प्रियंका ने सिया को बैठने को कहा और उसका चेकअप किया। उतने में वहाँ सुमेध आ गया। सुमेध ने आते ही कहा, प्रियंका तुमने देख लिया और दवाई भी दे देना। प्रियंका, हाँ सब कर दिया, अब तुम ले जा सकते हो अपने मेहमान को।
ये 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, लगता है इन्होंने ठंडी चीज़ें खा ली थी। तभी सिया ने धीरे से कहा, हाँ, ठंडी हवा खिलाया गया था। प्रियंका ने फिर से पूछा, कुछ कहा आपने? लेकिन सिया ने नज़दीक खड़ा सुमेध ने सब सुन लिया और फिर सुमेध बोला, नहीं, कुछ नहीं बोला इसने। फिर सुमेध ने सिया को साथ चलने को कहा और तभी प्रियंका ने कहा, सुमेध, तुम कुछ भूल रहे हो। सुमेध ने पूछा, क्या? प्रियंका, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? आज कौन सी तारीख है? सुमेध, हाँ, मुझे माफ़ करना, हैप्पी बर्थडे। उसके बाद सुमेध ने प्रियंका को गले लगाया और बोला, मुझे माफ़ करना, लेकिन काम के कारण। प्रियंका, कोई बात नहीं, लेकिन शाम को पार्टी में ज़रूर आना। सुमेध, हाँ बिल्कुल। सिया ये सब देखती रही और कुछ नहीं बोली। फिर सुमेध सिया के साथ प्रियंका को बाय बोलकर बाहर आ गया। फिर सिया भी उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रही थी। कुछ समय बाद दोनों घर पहुँचे और वहाँ हाल में बैठी सुमेध की माँ सुनीता से पूछा। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? सिया ने धीमी आवाज़ में कहा और अपने कमरे की तरफ चली गई। फिर सुमेध की माँ सुनीता ने सुमेध से पूछा, क्या हुआ है सिया को, तूने डांटा है क्या? सुमेध, हद है, आप सबको अपने बेटे पे भी शक होने लगा है। मैं क्यों डांटूंगा उसको, पता नहीं क्या हुआ है। आते समय भी गाड़ी में बिल्कुल चुप थी। फिर सुनीता सुमेध के कमरे में सिया को देखने के लिए जाने लगी। तभी सुमेध ने कहा, अरे माँ, वो बीमार थी तो थक गई होगी। आप एक काम करो, उसको आराम करने दो और मेरे लिए जाकर कुछ बना दो, भूख लगी है। ये वहाँ खड़ी संजना ने सुना और बोली, मैं बना देती हूँ कुछ खाने को। माँ, आप आराम कीजिए। फिर सुमेध अपने कमरे में कपड़े बदलने गया तो उसने देखा कि सिया सोफे पर सोने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको जगह नहीं हो रही थी क्योंकि उसके जो थोड़े सामान थे वो वहाँ सोफे पर ही रखे हुए थे। तभी सुमेध ने सिया से कहा, सिया, अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो अपना सामान अलमारी में एक साइड में खाली कर देता हूँ, तुम उसमें रख दो। सिया को सुमेध की आवाज़ सुनकर ही गुस्सा आ गया था और उसने गुस्से में कहा, क्यों, मैं हूँ कौन आपकी जो इतना मेहरबान हो रहे हो, और हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वैसे भी हमें परेशानियों में लड़ने की आदत है बचपन से ही, यही हालत है हमारी। ना पढ़ने को मिला, ना अच्छा खाना और ना ही परिवार का प्यार। ये कहने के बाद सिया ने चादर से अपना चेहरा छिपा लिया। सुमेध ये देख पा रहा था कि सिया रो रही है और ये देखकर सुमेध बेचैन सा हो गया और वो वहाँ से बाहर गया। तभी हाल में बैठी सुनीता ने सुमेध को बुलाते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो? संजना ने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद सीरा बनाया है। लेकिन सुमेध ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से बाहर की ओर चला गया। सुमेध को गए कुछ 3 घंटे हो गए थे और दवाई खाने की वजह से सिया का बुखार भी कम हो गया था और वो बाहर हाल में सुनीता और संजना और सोनम के साथ बैठी थी। कुछ समय बाद सुमेध दरवाजे से अंदर आया और उसने देखकर सब खड़े हो गए क्योंकि सुमेध के साथ 4 आदमी और थे जो एक अलमारी लेकर खड़े थे। सुनीता, सुमेध ये क्या है, क्यों लाए हो तुम? सुमेध सिया की तरफ देखते हुए बोला, शादी के बाद हमें सामान रखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये मैंने सिया के लिए लाया है। ये सुनकर सुनीता मुस्कुरा उठी और उन आदमियों को कमरा दिखाते हुए बोली, उस कमरे में जाओ। तभी वहाँ खड़ी सोनम संजना के पीछे गई और बोली, दीदी, ये सुमेध भैया तो प्यार में पड़ गए लगता है, देखो पहले सामान और अब ये अलमीरा। संजना ने धीरे से मुस्कुराकर बोली, ये तो सुमेध अपनी अलमारी में उसके कपड़े नहीं रखना चाहता है इसलिए लेकर आया है, वरना वो इस लड़की से प्यार नहीं करेगा। संजना, सुमेध, मैंने आपके लिए सीरा बनाया है, आइए मैं निकाल कर लाती हूँ। तभी वहाँ रणवीर आ गया और बोला, वह सीरा तो मुझे भी पसंद है, तो मेरे लिए भी लाना।
संजना फिर बिना कुछ बोले सीरा लेने चली गई। रणबीर के पीछे विजय भी आ गया और बोला, सोनम जो पानी वगैरह लेकर आओ, आज बहुत थक गया हूँ। सोनम, हाँ अभी लाई। रणबीर, अगर तुम एक खबर सुनोगे तो फ्रेश हो जाओगे। विजय, अच्छा क्या भैया? तो दरवाजे से आते रिद्धि ने भी पूछा, क्या भैया मुझे भी बताओ। रणबीर, आज भैया ने भाभी के लिए अलमारी लाए हैं क्योंकि उनको सामान रखने में दिक्कत हो रही थी। तीनों भाई बहन मिलकर सुमेध की टांग खींचने लगे। वहीं खड़ी सिया अपना सर नीचे करके उदास खड़ी थी और सुमेध सिया को टेढ़ी नज़र से सबके बिना नज़र में आए देखे जा रहा था। फिर सब लोग वहाँ से अपने कमरे में चले गए और सिया और सुमेध भी अपने कमरे में चले गए। फिर सुमेध ने सिया को कहा, अब अपने कपड़े इसमें रख लो। सिया, नहीं हमें नहीं रखना है। अब और आप हमें कुछ मत कहा कीजिए। ये सुनकर सुमेध को गुस्सा आ गया और वो सिया के पास जाकर बोला, लाओ कपड़े मैं रख दूँ। सिया सुमेध और सामान के बीच खड़ी हो गई और बोली, नहीं आप मेरे सामान से दूर रहिए। फिर सुमेध उसको एक नज़र से देखने लगा। ऐसे सुमेध को देखता हुआ देखकर सिया बोली, क्या देख रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? सुमेध बिना कुछ बोले मुस्कुराया और सिया को जबरदस्ती अपनी गोद में उठा लिया। सिया उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, हमें नीचे उतारिए, ये सही नहीं कर रहे हैं आप। सुमेध, चुप रहो वरना नीचे गिरा दूंगा। ये सुनकर सिया चुप हो गई। फिर सुमेध ने सिया को अपने बेड पर बिठा दिया और उसका सारा सामान अलमारी में सजाने लगा। ये देखकर सिया को बहुत अच्छा लग रहा था और वो ऐसे चुपचाप देखे जा रही थी। कहीं ये प्यार की शुरुआत है या आने वाली